आपने जैनजी आंदोलन के शायद 6-7 महीने ही पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि सरकार गिरने वाली है। आप नोट करिए, विदिन आपको बहुत जल्दी 10 दिन 15 दिन के अंदर खबर आने वाली है, नेपाल की फिर से गवर्नमेंट गिर रही है जो 2 महीने पहले बनी थी। उसके बाद आपने बालेन शाह जैसे प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उससे पहले ही आपने घोषणा कर दिया था कि अगले जो प्रधानमंत्री होने वाले हैं नेपाल के वो है बालेन शाह। सर, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर, अगले प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह सर, नेपाल के। बालेन शाह और रवि लामिछाने ने गठबंधन कर लिया है सर यहाँ पे। बिल्कुल, आरएसपी ने गठबंधन कर दिया है और होम मिनिस्टर रवि विंचा उनके अगले होम मिनिस्टर भी हैं सर। लेकिन सरकार गिरने वाला है ये वाला अंदाजा लगाना, क्या आप ये भी क्लेम कर रहे हो कि नेपाल के इलेक्शन के टाइम पे आईएसआई ने फंडिंग किया? मैं उसका नाम भी जाली मुखिया कुछ नाम है, ठीक है, आप उसका नाम देखना। एक बहुत बड़ा 2000 नेपाल से हैं? नेपाल से मैम, बिल्कुल नेपाल से। आपको नेपाल दूसरा पाकिस्तान नजर आएगा, आपको नेपाल दूसरा सीरिया नजर आएगा मैम। आज नेपाल के अंदर दुनिया भर की फेक करेंसी आ रही है मैम, दुनिया भर की फेक करेंसी आज के डेट में, आज के प्रेजेंट टाइम में मैम। सर, हाल ही में नेपाल बांग्लादेश से फेक करेंसी यूपी में काफी भारी तादाद में घुस रही है। 2022 के अंदर लाल मोहम्मद की हत्या हुई थी, 2 अननोन गनमैन आए थे जिसने लाल मोहम्मद को शूट आउट किया। इसमें क्या नेपाल के सिक्योरिटी को कमजोर माना जाता है या फिर नेपाल की सरकार कमजोर थी मैम। दरबार हत्याकांड, बिल्कुल इसमें नेपाल ये यकीन के साथ कह रहा है कि इंडियन रॉ कहा। अब कहने में कोई दुख नहीं, समय की सरकार ने पूरे राजशाही का सफाया भारत की रॉ से कराया और वहां की पूरी राजशाही को कत्लेआम किया। उसमें हम लोग शामिल थे, पूरा राजशाही परिवार मार दिया गया और नाम दिया गया कि साहब लेफ्टिस्टों ने किया। ये भी हो, हम भारत में रहते माओवादी आंदोलन चलवाया, बिल्कुल चलवाया, नेपाल में चलवाया। सीताराम येचुरी सबसे बड़े सलाहकार थे। डेमोक्रेसी से नेपाल को क्या मिला, सवाल इसका है। सेकंड, उनको जो माओवादी जो इनका आतंकवाद के तरह ही फैला गया था, उसके फंडिंग्स और उनको जो भी ट्रेनिंग वगैरह मिला था वो भी इंडिया ने ही साथ दिया था, ये उनका कहना है। हमने नेपाल की सरकार देखा है ना, वहाँ पे नेपाली सरकार कोशिश करता था कि सबसे पहले भारत आए। इस बार अलग मुझे ये लग रहा है कि भारत सरकार चाहता है कि नेपाल के जो सरकार है वो भारत में आए। ये अलग क्यों? नहीं मैम, एक्चुअली देखिए क्या है कि सबसे पहले तो आज का टाइम और पहले के टाइम में ऐसा नहीं कि पहले नहीं चाहता था, पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था, आप 2-4 चैनलों पर भी निर्भर थे, है ना। आज आप चैनल्स नहीं भी देखो तो एवरीडे आपको दुनिया भर की न्यूज़ मिल रही है। इसका ऐसा नहीं है कि इसका मतलब नहीं है कि दुनिया में जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो नहीं चल रहा है, चल सब कुछ रहा है। 1950 से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आज हमारे को सब चीज़ें नज़र आती हैं। हम उन 10 मीडिया चैनल्स के ऊपर निर्भर नहीं है। सपोज़ कि अगर आज दिन रात रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, लेकिन लोगों को पिछले 6 महीने से पता ही नहीं होगा कि रशिया यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, वो सिर्फ ईरान को देख रहे हैं क्योंकि हमारे को ईरान फोकस नज़र आ रहा है। तो 1955 से लेकर ऐसा नहीं, हमेशा एक प्रोटोकॉल है कि नेपाल के एक अच्छे संबंध होने चाहिए हिंदुस्तान के साथ। मैम, चाहे हमारे तुर्की के साथ, हमारे सऊदी अरब के साथ, यूके के साथ, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है। अगर हम आज कहीं भी घर लेने भी जाते हैं, अगर हम मकान खरीदते हैं, तो एक आदमी पहले बोलता है सोसाइटी कैसी है, पड़ोसी कैसा है मेरा। आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो मैं आपको फ्री में एक घर रहने के लिए दे दूंगा, मैं बोलूँगा कि मैम आपको मैं फ्री में घर देता हूँ, लेकिन उसके घर के बगल में जिहादी रह रहे हैं, आप फ्री में भी नहीं रहोगे मैम। आप तो बोलोगे भाई मैं पैसा रह के कहीं और रह लूँगा, लेकिन फ्री में नहीं रहूँगा। तो एक पड़ोसी देश हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी देश बहुत अच्छा हो, जिससे हमारे रिलेशन अच्छे हों। अगर हमारा पड़ोसी अच्छा होगा तभी हम अच्छे से काम कर सकते हैं मैम। मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत वीडियोस बनाते हैं, लोगों को अवेयर भी कराते रहते हैं। ये जो नैरेटिव्स जो बना सेट किया जाता है जनता के लिए, पब्लिक के लिए, एक प्रोपेगेंडा बताएं या फिर अगर कोई भी पब्लिक को एक दिशा पे लेके जाना है, उनके जो जिस तरीके से वो सोचते हैं उनका ब्रेन वॉश करके एक अलग तरीके से इनको लेके जाना है, तो सरकार कैसे इन चीज़ों में खेलता है जनता से? देखो, जनता से सरकार, आप पहले टाइम अलग था, आज का टाइम पता है क्या हो गया। आज आप इन्फ्लुएंस करना तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम किसी को सच्चाई दिखा रहे हैं। आज अगर अमेरिका ईरान के ऊपर मिसाइल डालता है तो उसका वीडियोग्राफी बनाता है मैम, पता है आपको। अगर आदमी को टारगेट करता है तो जो टारगेट करते समय ड्रोन पर कैमरे लगे हुए हैं कि वो टारगेट को हिट कर रहा है। आज दुनिया के पावरफुल देश दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हमने उसका अम्युनिशन डंप उड़ा दिया, हमने उसका कम्युनिकेशन टावर उड़ा दिया, हमने उसका एयरबेस उड़ा दिया। वो तो कैमरे से दिखा रहे हैं मैम, हम तो सिर्फ बोल रहे हैं ना लोगों को। आप देखो कि एक आदमी को किल करते हुए दुनिया के पावरफुल देश दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि लोगों को कि ये सच है, ये गलत है, ये सही है।
लेकिन इसको आप क्या कहेंगे कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता और अगले दिन वीडियो में पूरी दुनिया को दिखाता है देखो मिसाइल अटैक ऐसे हुआ, उस मिसाइल पर कैमरे लगे हुए हैं या उसको सैटेलाइट से ट्रैक किया जा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है? ताकि मैम अमेरिका दुनिया को ये दिखा सके मैं पावरफुल हूं, मैं जो दावा कर रहा हूं मैंने रियल में मारे हैं। आज के टाइम में दुनिया वो हो चुकी है कि जब तक आप उसको एविडेंस नहीं दिखाओगे ना वो मानेगी ही नहीं मैम। एक बाप अपने बेटे को कितना भी बोल दे कि बेटा ये गलत है, एक बेटा बाप की बात नहीं मान रहा है मैम, जिसको बचपन से लेकर बाप सिखाता है कि बेटा तू गलत कर रहा है, तू जब तक वो बेटा ठोकर नहीं खाता वो अपने बाप की बात नहीं मानता, आप कैसे दुनिया की बात मानोगे? आप कैसे बिलीव करोगे जो आप कह रहे हो सही? आपको एविडेंस देना पड़ेगा मैम। अगर ऐसी बात है तो फिर ये जो प्रोपेगेंडा बोलते हैं कि मूवी के थ्रू से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या फिर कुछ वीडियोस ऐसे दिखा रहे हैं लोगों को, जनता को गुमराह करने के लिए, तो ये फिर ये टॉपिक क्यों आई? नहीं मैम देखो, आपको बोलना तो पड़ेगा ना जनता को, चाहे वो सच हो या झूठ हो। दुनिया में दो ही चीज़ होंगी मैम, या तो एक चीज़ सच होगी या झूठ होगी, तीसरा तो कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो पब्लिक तो इनोसेंट होते हैं ना, उसको कैसे पता चलेगा कि सरकार हमारे तरफ से बात कर रहा है या फिर अपने कुछ उद्देश्य होगा उसी को प्रोपेगेंडा के तरीके से प्रस्तुत कर रहा है? मैम अगर मैंने आपसे आज वादा किया है कि मैं इलेक्शन जीतूंगा और इलेक्शन जीतने के बाद मैं ये काम करूंगा, तो पब्लिक देख तो रही है ना कि इस आदमी ने क्या वादे करे थे या इसने 5 साल के अंदर क्या काम किया। फिर वो आदमी दोबारा इलेक्शन लड़ने आता है मैम, ऐसा नहीं है कि वो आदमी इलेक्शन लड़ने नहीं आएगा, लेकिन पब्लिक मैम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं होनी चाहिए कि 5 साल पहले उस आदमी ने क्या वादे करे थे और सच में ग्राउंड में क्या हुआ। जब ये 5 साल पहले पहली बार इलेक्शन लड़ने आया था, आप उसके पूरे बैकग्राउंड हिस्ट्री तो चेक ही कर सकते हैं ना कि इसके पास कितना पैसा था, इसकी वाइफ के पास कितना पैसा था, इसके रिश्तेदारों के पास कितना पैसा था। इस 5 साल के बाद पब्लिक को यह समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ, हम तो नीचे पहुँच गए, ये कहाँ पहुँच गया। तो मैम ये तो दुनिया को लेकिन इसके बाद भी आप उसी आदमी को वोट देते हैं, उसी को आप सरकार में लेके आते हैं, तो फिर मैं इसको बोलूँगा आप जानबूझ के कर रहे हैं मैम। फिर तो आपको बर्मा भी समझाने आ जाएगा, तब भी आप नहीं समझोगे। अगर आप जैसे बहुत वीडियोस बनाते रहते हैं, अवेयर कराते रहते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है ये जो नेपाल में, जो नेपाल के विषय में आप बहुत वीडियोस बनाते हैं, जी मैम, आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके भी बहुत बड़ा हाथ है कि पुराने सरकार गिराने में हो या फिर नया सरकार ले आने में हो? क्योंकि लोगों को कन्विंस तो किया ना आपने, जितने भी अनटोल्ड स्टोरीज था आपने लोगों के सामने रख दिया। मैम अगर मेरे कहने से सरकार बन जाती तो मैं कल अपने रिश्तेदारों की सरकार बना लेता। नहीं, बट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी तो होते हैं ना। लेकिन सच दिखाने मैम, कहने का क्या है कि कुछ चीज़ें लोगों को नहीं पता, हमने लोगों को बताना, कोई ना कोई तो बताएगा कि भाई आपकी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस टाइम ये काम कर रही है, उसको चाइना से इतना फंड आ रहा है, इनके स्विस अकाउंट भर चुके हैं, इन्होंने जो अभी बुद्धा एयरपोर्ट बनाया है, इस बुद्धा एयरपोर्ट पर चाइना ने इन्हें कितना पैसा दिया, इस एयरपोर्ट पर चाइना क्या काम कर रहा है, ये आम जनता को नहीं पता। लोग अपने घरों में, लोगों को लग रहा है यार एयरपोर्ट हमारे लिए बना हुआ है। कितनी फ्लाइट्स उड़ गई मैम उस एयरपोर्ट से। कोई भी शक्तिशाली देश, कोई भी कमजोर देश को अगर इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हेल्प करती है, जैसे एयरपोर्ट बनाने के केस में हो या फिर रोड्स एक्सपांड करने के केसेस में हो या फंडिंग्स के तरीके से ही हो, ये क्या प्योरली उस देश के हित के लिए तो नहीं होता होगा? कुछ ना कुछ तो उनका भी अपना हित के तरीके से, अपने स्वार्थ के लिए ही करते होंगे। नहीं मैम, कौन कमजोर कौन ताकतवर, मतलब अगर हम कमजोर देखें, किस कमजोर, कौन सा कमजोर देश है? इकोनॉमिकली थोड़ा चैलेंजेस कंट्रीज, जैसे अगर आज हम बात कर रहे हैं तो नेपाल को देखा जाए तो ये ग्रे कलर में आ चुका है शायद। मैम आई थिंक 2 करोड़ 90 लाख के आसपास की जनसंख्या है, ऊपर नीचे 3 करोड़ है ना मैम। इजराइल कितना है मैम? 80 लाख के आसपास है। आज दुनिया के सुपर पावर में से इजराइल, लोगों से नहीं बनता मैम, उन्होंने करके दिखाया। और जिस अगर कोई मुझे ये बोले नेपाल कमज़ोर, तो मैं उनसे ये बोलूँगा जाके ब्रिटेन जाकर देखो, जो ब्रिटेन की रॉयल आर्मी है ना मैम, वो भी आज किसकी है? नेपाल की है मैम। जब हिंदुस्तान से ब्रिटिश गए थे, उन्होंने बोला था कि हमारे को ये ब्रिटिश आर्मी चाहिए, मतलब उन्होंने गोरखा राइफल को लेकर गए। तो ये कहना गलत है मैम कि नेपाल एक कमज़ोर देश। कमज़ोर देश कौन होता है मैम? पता है, लीडर होता है। लीडर स्ट्रांग है तो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है मैम वो। मैम जो गोरखा राइफल, आज अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर रॉयल गोरखा राइफल्स हैं मैम, GR, जिनका नाम, मतलब हिटलर ने कहा था अगर मुझे गोरखा राइफल मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। तो कोई कैसे कह सकता है कि नेपाल कमजोर है? मैं कमजोर बोलूँगा लीडर को मैम, कि लीडर कमजोर हैं जो अपने लोगों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने लोगों को सही गाइडलाइन में लेके नहीं जा रहे हैं। जब 80-90 लाख का इजराइल दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में आ सकता है तो मैम नेपाल क्यों नहीं आ सकता? तो अभी आप नई गवर्नमेंट को देख रहे हो ना, ऐसा क्या था कि मैम नए गवर्नमेंट, अभी बालेन शाह अभी जस्ट PM बने, आज पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए मैम? नहीं, ऐसा नहीं है कि बालेन शाह ने कोई दुनिया में अनोखा काम करके दिखा दिया है, बालेन शाह चांद में पहुंच गए। नहीं, बालेन शाह ने वो काम किया जो एक प्रधानमंत्री को करना चाहिए। उन्होंने अलग से कुछ नहीं किया,
बालेन शाह ने ऐसा नहीं बोला कि मैं हर आदमी के अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए डाल रहा हूं। बालेन शाह ने सिर्फ वो कहा जो आम लोगों की जरूरत थी, जो एक प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। अगर एक आदमी अपना फर्ज निभा लेना मैम, तो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। तो फिर अक्सर नेपाल में ये दबाव में क्यों पड़ते हैं राजनीतिज्ञ कि जितने भी शक्तिशाली देश है वो शायद उनको कुछ ऐसे कंडीशन में ले आए ताकि उनको उनके बातों को मानना पड़े। जैसे आज के नैरेटिव्स की बात करूं तो नेपाल में बहुत मतलब नैरेटिव्स ये चल रहा है कि अमेरिका शायद नेपाल को उसके स्वार्थ के हिसाब से चला सके, कल जाके नेपाल एक रणभूमि बन सकता है। तो ये चीज़ें क्यों? मैम देखो, दुनिया के पावरफुल देश तो कभी डायरेक्ट सामने आते नहीं है ना। अमेरिका तो डायरेक्ट वॉर नहीं करेगा, हर किसी से अमेरिका नहीं लड़ेगा मैम। कि अमेरिका बोले मैं हिंदुस्तान से भी लड़ लेता हूँ, अमेरिका बोले मैं चाइना से भी लड़ लेता हूँ, अमेरिका बोले कि मैं रशिया से भी लड़ लेता हूँ, तो डायरेक्ट वॉर पावरफुल देश नहीं करते। तो वो एक प्रॉक्सी के तौर पर किसी भी देश को यूज करते हैं। अगर आप नेपाल के अंदर बात करें हम मैम, आपकी एक आरएसपी पार्टी हो गई, आपकी नेपाली कांग्रेस हो गई मैम, ठीक है, आपकी केपी ओली की पार्टी हो गई, आपकी परसेंट की पार्टी हो गई मैम, ठीक है। तो 7-8 तो पार्टियां हैं नेपाल के अंदर, एक छोटे से देश के अंदर कितनी पार्टियां लेके चल रहे हैं मैम, आप देखिए ना। तो क्या होता है कि एक पार्टी पावर में बैठी है, अब दूसरी पार्टी को सपोज करो कल केपी ओली को पता है कि मुझे दोबारा पावर में आना है, केपी ओली को चाइना पैसा देगा, केपी ओली तो बोलेगा दो, क्योंकि मुझे नेपाल में दोबारा अपनी सरकार लेके आनी है। मुझे ये समझाइए, जस्ट बिकॉज चाइना इज गोइंग टू फंड केपी, बिल्कुल मान लो, बिल्कुल, तो इससे वो पावर में कैसे आ सकता, काम कैसे होता है ग्राउंड लेवल पे? नहीं, एक्चुअली क्या है, एक एग्जांपल के लिए कि चाइना क्या है, अपना बिजनेस कर रहा है, चाइना नहीं आएगा वॉर में, ना चाइना डायरेक्ट किसी को डिस्टर्ब करेगा। मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से, ताकि आम नेपाल के लोगों को समझ में आए, मैं वैसा समझाता हूँ। मैं आपने देखा है कि एक बिजनेसमैन है जो अपना दुकान चला रहा है बहुत बढ़िया, जिसका सामान पूरी दुनिया में बिक रहा है। उसको पता है कि यार मेरे बगल में एक और दुकान खुलने वाली है, अगर इसका भी मार्केट में सामान आ जाएगा तो मेरा सामान भी क्या हो जाएगा, कम बिकेगा, क्योंकि ये भी बेचना शुरू कर देगा। सपोज करो एक पानी की बोतल मैं बेच रहा हूँ, एक पानी की बोतल सामने वाले, अब मैं क्या चाहूँगा यार, ये अपनी दुकान ना खोल पाए, ना चला पाए, इसका सामान ना बिके। तो एक ऐसे आदमी को यूज़ करूँगा, मैं बोलूँगा भाई एक काम कर, ये पैसा पकड़ और दिन रात क्या काम कर, इसके दुकान के बाहर जाके धरना कर, झगड़ा कर, कुछ भी कर, ताकि ये आदमी डिस्टर्ब हो जाए। इसके आड़ में मैं अपना बिजनेस चलाता रहूँगा। तो चाइना दुनिया का बहुत पावरफुल देश है, जिसका बिजनेस इकोनॉमी में बहुत स्ट्रॉन्ग, तो एक फंड कर दिया, उसके लिए पीनट्स है मैम। अगर केपी ओली को सपोज करो उसने 10,000 करोड़ का भी फंड कर दिया तो उसके लिए पीनट्स है चाइना के लिए। अगर ऐसा था तो ये अभी जो इलेक्शन हुआ था, फिर चाइना ने फंडिंग नहीं किया कि केपी ओली को 100% फंडिंग किया, लेकिन जनता ने की भुगत रखी है ना मैम। जनता थोड़े दिन पहले जनता ने सरकार से उखाड़ के फेंकी है, तो इतने देर के अंदर आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। सपोज करो कि आज और 2 दिन पहले हमारा झगड़ा हो रखा है, तो 2 दिन के बाद मैं उस झगड़े को नहीं भूलूंगा, शायद 5 साल के बाद भूल जाऊं। ये भी हो सकता है कि नेपाल की जनता को आने वाले 5 साल तक सोचना है, क्योंकि 2 दिन तक नेपाल की जनता को पता है कि इन्होंने हमारे को किस हाथ कहां तक धरातल में ला दिया नेपाल को, लेकिन 5 साल तक क्या जनता इस बात को याद रखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं 5 साल में दोबारा जनता उन्हीं केपी ओली की बातों में तो नहीं आ जाती, कहीं दोबारा इन्फ्लुएंस तो नहीं हो जाती। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है मैम, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं कि अच्छे से अच्छी मतलब दुख दर्द को भी भुला देता है, लेकिन नेपाल के सही लोगों का काम है कि उनको हमेशा याद दिलवाना कि आपके साथ क्या हुआ। आपने जेनजी आंदोलन के शायद 6-7 महीने ही पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि सरकार गिरने वाली है। जी मैम, 6 महीने पहले, हाँ, मतलब आई थिंक 16 दिसंबर को। yes. उसके 6-7 महीने में एग्जैक्टली वही हुआ। जी मैम। उसके बाद आपने बालेन शाह जैसे प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उससे पहले ही आपने घोषणा कर दिया था कि अगले जो प्रधानमंत्री होने वाले हैं नेपाल के, वो है बालेन शाह। जी मैम। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन क्या संयोग है कि आपने जो भविष्यवाणी किया था वही मैच हुआ, या फिर आपको कुछ हिडन स्टोरीज, कुछ हिडन? नहीं मैम, हम लोग ग्राउंड पर वर्क करते हैं, कोई ज्योतिष तो है नहीं ना, मैं ज्योतिषी पर बिलोंग करता हूँ, मतलब बिलीव करता हूँ मैम। रीज़न क्या है, हम लोग ग्राउंड पर काम करते हैं। ग्राउंड पर काम करने के बाद लोगों का रिव्यू, हमारे को ग्राउंड का धरातल का पता होता है कि पब्लिक क्या चाह रही है इस टाइम। मतलब सपोज करो क्या होता है मैम, मैं आपको वैसा बताता हूँ कि बहुत सारे लोग गुस्सा हैं, आपसे गुस्सा है, किसी से भी गुस्सा है, लेकिन इनोसेंट लोग हैं मैम। ये इनोसेंट लोग हैं, एकदम से झगड़ा नहीं कर सकते। क्यों? इनको अपना परिवार भी देखना है, सब कुछ देखना है। अगर यही झगड़ा करने लगेंगे तो इनके शाम को इनके परिवार को खाना कौन देगा, इनके बच्चों को कौन पढ़ाएगा। लेकिन गुस्सा तो लोगों के अंदर है ना। लेकिन एक आदमी आके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब किसी भी चीज़ का इन्हें लगता है कि कोई आदमी इनके साथ खड़ा है, तो दुनिया का कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी खड़ा हो जाता है मैम।
तो बस सही इन्फॉर्मेशन आप पब्लिक को पहुंचाओगे तो पब्लिक बहुत समझदार है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक समझदार नहीं है, पब्लिक ने रिजल्ट दिखाया मैम कि लोगों ने सोचा भी नहीं था कि लगभग 170 सीट जितनी भी आई हैं इस टाइम 200 मतलब क्रॉस करके कभी लोगों ने सोचा था मैम? नेपाल की हिस्ट्री में कभी नहीं सोचा होगा। नहीं, इलेक्शन के बाद समझ में आता है कि शायद बालन शाही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, इसका भविष्यवाणी मुझे समझ में आता है। लेकिन सरकार गिरने वाला है, ये वाला अंदाजा लगाना, कुछ तो हिडन मैम हिडन कुछ नहीं मैम, कि अब लोग हमारे पास एविडेंस है। बिना एविडेंस के देखो मैम, कहने को बहुत आसान है, बिना एविडेंस के हम कुछ नहीं बोल सकते। हमको भी पता है कि यार मैं अगर नेशनल मीडिया में बात कर रहा हूँ, कल हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो सकते हैं क्योंकि नेपाल के साथ हमारा अच्छे रिलेशन है, लेकिन हम एक एविडेंस के साथ दे रहे हैं। अगर आप मेरे इंटरव्यूज़ देखो, मेरे वीडियोस देखो, हमने वो सारे एविडेंस दिए हैं जो केपी ओली ने चाइना के साथ जो डील करी थी, हमने वो सरकारी पेपर तक दिखाए हैं। अब आप ये मत बोलना कि वो सरकारी पेपर आपके पास कहाँ से आए, क्योंकि केपी ओली गवर्नमेंट में ही कुछ लोग थे शायद जिन्हें केपी ओली पसंद नहीं थे, कुछ ईमानदार लोग थे जिन्हें भ्रष्टाचार सरकार पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने वो हर एविडेंस दिए। आपके एक वीडियोस बहुत वायरल हो रहा है आजकल, जो मुझे, मैं एक चीज़ ये क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे हमारा ये पॉडकास्ट कंफर्म हुआ तो मैं कुछ नेपाल के एक्सपर्ट से मैंने नेपाल के बारे में समझने की कोशिश की। तो आपके एक वीडियो जहाँ पे आपने टर्की के एम्बेसी के बारे में बात किया था, वो बहुत तगड़े रूप में नेपाल में वायरल हो रहा है, वो एक्चुअल है क्या? मैम देखिए, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन इसमें कि यार आपको क्या दिक्कत है कि टर्की की एम्बेसी अगर नेपाल में खुल रही है। मैम हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को प्रॉब्लम है टेररिज्म से, आतंकवाद से। आप दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल देश बनो, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। हम भी चाहेंगे हमारे पड़ोसी मजबूत बने, पावरफुल बने। अगर हमारा पड़ोसी पावरफुल है तभी हम सेफ हैं। अब लोग कहेंगे यार अगर पड़ोसी पावरफुल है सेफ कैसे हैं? यार अगर पड़ोसी पावरफुल है तो कोई भी एंटी एलिमेंट्स पड़ोसी को क्रॉस करके हमारे घर तक नहीं पहुंच सकता। अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा, सपोज करो मेरा दूसरे नंबर का घर है, पहले नंबर का घर किसी और का है, तो आपको पहले नंबर के घर को पहले खत्म करना पड़ेगा, तब आप मुझ तक पहुंचोगे। तो हम चाहते हैं हमारा पड़ोसी स्ट्रांग हो। अगर टर्की एम्बेसी बनाता है तो टर्की की एम्बेसी का मतलब आप नेपाल का ग्राउंड हालात देखो। मैं तो चलो मुंबई में हूँ, कहीं भी हूँ, टर्की मैम धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना, फंडिंग देना, धर्म के आड़ में पैसा देना। थोड़ा मैं रोकना चाहती हूँ, लेकिन टर्की की एम्बेसी तो इंडिया में भी है। जब इंडिया में है उसका खतरा नहीं है, तो फिर नेपाल में टर्की की एम्बेसी होने से नेपाल को कैसे खतरा हो सकता है? हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर पावर देश है मैम, परमाणु शक्ति देश है। इंडिया एक बहुत पावरफुल देश है मैम, आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हमारे पास न्यूक्लियर है, हम एक पावरफुल देश है, हम नहीं चाहते कि न्यूक्लियर एक ऐसे देशों के पास आए जो देश उसको नहीं संभाल सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? इन चीज़ों में कौन संलग्न है ताकि वो मतलब कोई ना कोई तरीके से, तो नेपाल में भी कोई एक्टिवली लग रहे होंगे इस चीज़ों में? नहीं तो आप मैम, आपको बहुत सारे लोगों को नेपाल के इलेक्शन में बहुत सारे वीडियोस हुए हैं, पाकिस्तान से फंडिंग हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ऑडियो चेक करना मैम न्यूज़ों के, आप न्यूज़ की ऑडियो चेक करना। केपी ओली के भी ऐसे एमपीज थे जिनकी ऑडियो वायरल हुई है नेपाल के इलेक्शन में, जिनको कह रहे थे कि हम तुम्हारे को काठमांडू में पैसा भिजवा रहे हैं, लोग पहुंचा रहे हैं, मुस्लिम आयोग आपके साथ है। हमारे को धर्म से मतलब नहीं है, हमारे को किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है आतंकवाद से मैम। अगर मैं टर्की की बात करूं तो ये वो टर्की था जिसने आईएसआईएस को सपोर्ट किया मैम। जब आईएसआईएस अपने चरम सीमा में था 2012 से 14 के बीच में, ये टर्की था जिसने इस्माइल हानिया को दुनिया भर के वीआईपी पासपोर्ट दिए। ये टर्की था जिसने आज रशिया के अंदर गृह युद्ध कर दिया मैम। आज भी आपको पता है रशिया दुनिया के टॉप 10 भुखमरी देशों में है मैम। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। अगर आज आप सीरिया की बात करो तो हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग भूख से मर रहे हैं। तो वो टर्की एम्बेसी खोल रहा है, तो उस एम्बेसी के आड़ में क्या क्या होगा नेपाल के अंदर। अभी अभी गवर्नमेंट बनी है ना मैम, गवर्नमेंट को एक बार देखने दो, काम चीज़ें देखने दो। आपको अभी एम्बेसी खोलने की क्या ज़रूरत? ताकि क्यों? क्योंकि आप अमेरिका के साथ, CIA के साथ मिलके, आप ISI के साथ मिलके नेपाल के अंदर सारे एंटी एलिमेंट्स को पावर में लेके आओगे। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र देश है, आप टर्की का एम्बेसी खुलने दो मैम, आप देख लेना नेपाल के अंदर क्या होता है। आपको नेपाल दूसरा पाकिस्तान नजर आएगा, आपको नेपाल दूसरा सीरिया नजर आएगा मैम। तो इसमें सबसे मतलब अगर आपके पास इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, तो फिर आपको क्या लगता है नेपाल में इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कोई पार्टी आबद्ध है या फिर कोई पर्सनल लेवल पे कोई काम कर रहे हैं? कोई तो चाहिए ना कि किसी कंट्री में इन चीज़ों को मतलब कैसे बोलते हैं, इम्प्लीमेंट करना है, तो उस देश के कोई तो चाहिए जो इन सारे चीज़ों को करने नहीं, नेपाल अच्छा मैम टाइम लगेगा। देखिए 2 महीने भी नहीं हुए ढंग से सरकार बने हुए, 1 महीने है ना, 1 महीना 2 महीना नहीं हो रखा सरकार को बने हुए। सरकार अपना काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है मैम, प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छा काम कर रही है। और ऐसा नहीं है मैम, देखिए आज ऐसा तो नहीं था कि एम्बेसी बन गई थी,
इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से हमको इनपुट मिली है, 100% इनपुट मिली है, तभी तो न्यूज़ों में आया कि हाँ अम्बेसी खुल रही थी। तो किसी ने हमको बताया कि इस अम्बेसी खुलने से क्या क्या दिक्कत है नेपाल के अंदर। क्या आप ये भी क्लेम कर रहे हो कि नेपाल के इलेक्शन के टाइम पे आईएसआई ने फंडिंग किया था? मैम आप ऑडियो सुनना, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको मैं एक ऑडियो भेजूंगा, शायद उस ऑडियो को आप अपने इस पॉडकास्ट में लगा देना। ये ऑडियो मैं यहाँ की नहीं भेज रहा हूँ, ये नेपाल के न्यूज़ की भेज रहा हूँ, जहाँ साफ बोला गया है कि आपको हम पैसों से मदद करेंगे, आपको काठमांडू में लोग आपकी मदद करने के लिए आएंगे, हमारा ये संगठन आपको पूरी मदद करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ मैम, ये आपकी नेपाल की न्यूज़ कह रही है। तो आईएसआई के थ्रू कनेक्टेड पार्टी कौन सा है जो नेपाल में है? मैम देखिए, जितने भी आपके जमात वगैरह हैं सारे के सारे, ये किसके हैं? सारे आईएसआई के हैं ना प्रॉक्सी में। तो नेपाल में अगर पार्टी वाइज देखा जाए तो कौन सा पार्टी है जो ये जमात के साथ कनेक्टेड? मैम देखो, जमात के साथ आपको अभी चीज़, अगर केपी ओली का आप देखो, एक नाम मुझे आ रहा है मैम, मैं उसका नाम भी जाली मुखिया कुछ नाम है, ठीक है, आप उसका नाम देखना, एक बहुत बड़ा 2000 नेपाल से हैं? नेपाल से मैम, बिल्कुल नेपाल से। केपी ओली का बहुत खास मैम, आप फोटो भी अभी लगा देना, जब आपका पॉडकास्ट आएगा तो केपी ओली के बिल्कुल बगल में ही खड़े, और केपी ओली के। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम नेपाल के अंदर क्या कर रहे हैं मैम, एंटी एलिमेंट्स का काम कर रहे हैं। इससे किसको फायदा होगा? फ़ायदा सिर्फ होगा मैम जो यहाँ से बहुत दूर बैठे हुए हैं, चाहे यूएस, चाहे चाइना, नेपाल को कोई फ़ायदा। आज नेपाल के अंदर दुनिया भर की फेक करेंसी आ रही है मैम, दुनिया भर की फेक करेंसी आज के डेट में, आज के टाइम, प्रेजेंट टाइम में मैम। अब प्रेजेंट टाइम में मुझसे लोकेशन ले लो कि नेपाल के अंदर कहाँ कहाँ फेक करेंसी आ रही है। और दिक्कत हमारे को क्या है पता है, वो फेक करेंसी इंडियन है मैम। पाकिस्तान क्या कर रहा है, आईएसआई क्या कर रहा है, नेपाल फेक करेंसी भेज रहा है इंडिया की, और वो करेंसी हमारे देश तक आ रही है। तो प्रॉब्लम तो हमें है ना मैम। अच्छा आपको मैं ये बताऊं, शायद 2022 के अंदर लाल मोहम्मद की हत्या हुई थी, 2 अननोन गनमैन आए थे जिसने लाल मोहम्मद को शूट आउट किया। आप उस लाल मोहम्मद की बैक हिस्ट्री चेक करो ना मैम, पूरा का पूरा टोटल आईएसआई की फंडिंग कर रहा था मैम। आईएसआई के सारे जाली करेंसी, उसका एक ही काम था, हिंदुस्तान पहुंचाना। इसमें क्या नेपाल के सिक्योरिटी को कमजोर माना जाता है, या फिर नेपाल इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है? नहीं, नेपाल की सरकार कमजोर थी मैम, जो नेपाल की इससे पहले नहीं, आज गवर्नमेंट के थी। डेट में अगर आप बोल रहे हो कि सारे दुनिया भर के फेक करेंसी नेपाल के थ्रू से कईयों देशों में जाता है, मैं कई देशों की बात नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तान इंडिया की के बात बोलूंगा। इंडिया के अंदर आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं 2022 में शूट आउट हुआ है ना एक लाल मोहम्मद का, आप चेक करना मैम, जब आप पॉडकास्ट डालोगे तो शायद आपके काठमांडू में एक बहुत हाई सोसाइटी के अंदर 2 अननोन मैन आए थे बाइक के अंदर, और उसको ठोक के चले गए, और मुझे भी नहीं बताओ कौन लोग थे, मुझे भी अगले दिन पता चला कि ऐसे ऐसे किसने लाल मोहम्मद को मार दिया मैम। अक्सर भारत में ये परसेप्शन है नेपाल के लिए कि हमने उनके हर मुश्किलों में हम खड़े थे, जैसे भूकंप के केस में हो या फिर इनके संविधान के केसेस में भी हो। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ये पहली बार है जब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी वो मतलब अभी तक भ्रमण में नहीं आए हैं भारत के। लेकिन अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सबसे फर्स्ट विजिट इंडिया की तरफ ही होता है। तो मेरा सवाल ये है कि हम इंडियन सोचते हैं कि नेपाल को हमने हर मुश्किल वक्त पर भारत साथ में खड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर नेपाल के नैरेटिव्स को अगर देखोगे तो नेपाल ने हर बार ये इल्जाम लगाया है भारत को कि उन सारे मुश्किल वक्त पर भारत ने उनके स्वार्थ के लिए नेपाल को प्रयोग किया है। मैम आप ये 2014 से पहले की बात कर सकते हैं मैम, आप मुझे 2014 के बाद का कोई भी इंसिडेंट बताओ मैम। जैसे राज हत्याकांड। मैम आप, मैं 2000 ये कब का है, 2000 कब के? आप चाहते हो कि मैं 14 के पहले बात करूं या नहीं, तो उससे मैम, उससे पहले हमारी भी ऐसी गवर्नमेंट थी, एक गवर्नमेंट, देखो मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी पर नहीं जाता हूं, जो पार्टी चाहती ही नहीं थी मैम कि नेपाल के अंदर एक हिंदू राष्ट्र बने। मैम किसने नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट को खड़ा किया मैम? कांग्रेस ने खड़ा किया ना मैम। तो उसकी नाराजगी आपको हमारे से क्या, हम प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन नेपाली जनता ये समझ नहीं पा रही है ना कि कांग्रेस सरकार ऑफ इंडिया एंड बीजेपी सरकार ऑफ इंडिया इज डिफरेंट गवर्नमेंट। हाँ, ये नेपाल के लोगों को ये समझना चाहिए मैम कि नेपाल के लोग जिस गवर्नमेंट से नाराज हैं, उसी गवर्नमेंट से हिंदुस्तान में नाराज था। ऐसा नहीं है, मतलब नेपाल की जनता का नाराज होना बिल्कुल सही है, क्योंकि नेपाल के अंदर अगर कम्युनिस्ट को किसने बढ़ावा दिया तो 2014 की गवर्नमेंट से पहले दिया। और क्लैरिटी के साथ मैं कराना चाहती हूँ, हम ये टॉपिक में इसलिए बात कर रहे हैं ताकि जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है दोनों देशों के बीच में, जैसे मैंने जिससे भी मैंने बात किया था पॉडकास्ट से पहले, उन्होंने ये बोला है कि दरबार हत्याकांड, बिल्कुल इसमें नेपाल
ये यकीन के साथ कह रहा है कि इंडियन रॉ का हाथ था। मैम, हाँ, वन मोर पॉइंट, दैट इज वन पॉइंट। सेकंड, उनको जो माओवादी जो इनका आतंकवाद के तरह ही फैला गया था, उसके फंडिंग्स और उनको जो भी ट्रेनिंग वगैरह मिला था वो भी इंडिया ने ही साथ दिया था, ये उनका कहना है। उसके बाद तीसरी बात बताती हूँ, संविधान बनने के बाद 2015 की बात कर रही हूँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो इंडिया को सही नहीं लगा नेपाल के संविधान, हालांकि वो आंतरिक मामला था, उसके पॉइंट्स को लेकर भारत ने नेपाल और भारत के नाका बंद कर दिया। तो ये 3 पॉइंट्स से ये बाहर आ नहीं पा रहे हैं। इन नैरेटिव से ये पता चलता है कि नेपाल में अभी भी नाराजगी है भारत को लेकर। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं दरबार हत्याकांड के अंदर। Correct. जो लोग समझते हैं कि RNW का हाथ था, मैं उसको क्लियर कर दूं। भाई, नेपाल में दरबार हत्याकांड क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम नेपाल के बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे थे रशिया के साथ। अगर आप इंटरनल लोग पता करके देखना कि रशिया नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ी आर्म्स डील करना चाहते थे, आपको पता है मैम। और कौन नहीं चाहता था ये आर्म्स डील कभी हो? ये सिर्फ CIA नहीं चाहता था मैम कि नेपाल का और रशिया का रिलेशन अच्छा हो। हमारा तो रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, आज भी हमारे अच्छे रिलेशन है, हमारे रशिया के साथ बुरे रिलेशन नहीं है। रशिया के साथ रिलेशन खराब है US के, CIA के, हमारे नहीं। रशिया का आर्म्स का बहुत बड़ा हब नेपाल के अंदर बनने वाला था, इससे हमें दिक्कत नहीं थी, दिक्कत CIA को थी। जिसे दिक्कत थी वो हत्याकांड कराएगा मैम। हिंदुस्तान क्यों हत्याकांड कराएगा? तो ये कम्युनिकेशन गैप है या फिर यहाँ पे हमारा कुछ ट्रस्ट डेफिशिएंट है इंडिया और नेपाल के बीच? मैम, एक तो कम्युनिकेशन गैप और सही इंफॉर्मेशन ना देना, एक सही इंफॉर्मेशन सही लोगों तक ना पहुंचना, वो बहुत बड़ी चीज़। लोगों को लगता है कि हाँ यार, कि नेपाल के अंदर क्या किया, माओवाद को बढ़ाया। यार, माओवाद को बढ़ाया 2014 की गवर्नमेंट से पहले। तो उस गवर्नमेंट से नेपाल के लोग नाराज हैं ऐसा नहीं है, नाराज हिंदुस्तान के लोग भी हैं। तभी तो एक नई सरकार आई 2014 में मैम। आज भी वो सरकार चल रही है, शायद 15 साल तीसरी बार वो सेम सरकार इंडिया के अंदर चल रही है, और आगे भी आप देखेंगे। तो नाराजगी अगर आपकी पिछले सरकार से थी तो वो नाराजगी अभी से नहीं होनी चाहिए मैम। लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के लिए, आप मेरे साथ बुरा कर रही हो, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आप नए लोग आते हैं तो मैं आपकी वजह से उन नए लोगों से हमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए। ये बात हो गई 2014 से पहले की बात। चलो, हत्याकांड तो फिर किसके हाथ था? आप बोल रहे हो CIA का। मैम, एज ए दरबार कांड एज ए CIA ने करवाया मैम। कौन कहता है RNW ने करवाया? अभी अगर CIA का हाथ था दरबार कांड, जो 2014 से पहले वाली राजनीति की बात कर रहे हैं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद भी नेपाल और इंडिया के बॉर्डर जो सील्ड किया गया था संविधान के नाराजगी के कारण, उनका कुछ त्रुटि था जो उनको सही नहीं लगा, कि उनके पक्ष में नहीं था, तो नेपाल एंड इंडिया के बॉर्डर उस ब्लॉक किया गया। मैम, आज तो 20 बॉर्डर्स खुले हैं ना शायद, मेरे हिसाब से। नहीं, आज की बात, लेकिन उनका कहना ये भी है कि जैसे अगर देखा जाए कोई भी लैंडलॉक कंट्री हो, उनके सबसे नजदीक के जो भी पड़ोसन देश होती है, उनसे C to access वाला लॉ में लिखा गया है, UNOCI शायद। मैम, आपकी लॉ की बात को मैं काटना चाहूंगा। लॉ में ये लिखा है मैम, लॉ, UN का लॉ तो ये बोलता है कि आप किसी देश के ऊपर हमला नहीं कर सकते। यहाँ तो एक देश के इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट को उठा के लेके चले जाते हैं। लॉ बोलता है कि आप किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं कर सकते। आज मैम ईरान वॉर में हर सिविलियन मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। आप किस लॉ की बात कर रहे हैं मैम? लॉ किताबों में लिखा हुआ है। आज लॉ, अगर UN के लॉ को लोग मानते हैं, क्यों आज अमेरिका वॉर कर रहा है मैम पूरी दुनिया के अंदर? लेकिन हर बार इंडिया नेपाल को ये बोलता है कि क्योंकि बॉर्डर सारे कनेक्टेड हैं, अगर इंडिया नेपाल का बॉर्डर्स बंद कर दे तो नेपाल का तो बहुत बुरी हालत होगा। ये ऐसे धमकी देते रहते हैं भारत, लेकिन नेपाल का कहना ये है कि ये तो उनकी अधिकार की बात है। बॉर्डर जो है, क्योंकि वो लैंडलॉक कंट्री है और सबसे नजदीक के पड़ोसन जो है वो इंडिया है, तो जो C to access है, ये तो उनके अधिकार की बात है। तो ये इंडिया अपने ये फेवर के तरीके से क्यों हर बार जताता है, ये उनका पॉइंट है। नहीं मैम, आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि किसी देश के बॉर्डर्स खुले हैं तो वो देश उन बॉर्डर्स को बंद नहीं कर सकता। ये कहाँ है मैम? अच्छा, आपका घर है, अगर हमारे को ही नहीं, अगर नेपाल को भी ये लगता है, फॉर एग्जाम्पल, कि नेपाल को लगता है कि उसको तिब्बत से खतरा है, या नेपाल को ऐसा लगता है कि उसको चाइना से खतरा है, तो नेपाल अपने बॉर्डर्स बंद कर सकता नहीं कर सकता मैम?
कर सकता है ना। कि नेपाल को ये लगता है कि उसे कल चाइना से खतरा होगा। मैं आज सुबह की न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, जस्ट आज मुझे सुबह का न्यूज़ मुझे सुनने को मिला कि नेपाल ने चाइना को बोल दिया कि आप यहाँ वॉल नहीं बनाओगे। नेपाल ने बोला ना चाइना को, कहीं ना कहीं से नेपाल को इंट मिला होगा कि चाइना ये वॉल बना रहा है तो इससे नेपाल के नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, तभी नेपाल का इतना बड़ा बयान आया है। तो किसी भी देश को अगर ये लगता है कि उसके देश की वो सिक्योरिटी में खतरा है किसी देश की वजह से, तो उसके बॉर्डर्स को बंद कर सकता है। मैम वो अपने घर को बंद कर रहा है, वो अपने बॉर्डर्स को बंद कर रहा है, आपके देश को बंद नहीं कर रहा है वो। अगर आपका भी घर है, अगर मैं आपके घर पर आता हूं, जिस दिन आपको लगेगा कि यार मेरी वजह से आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, आप कल से बोल दोगे आप मेरे घर मत आना, क्योंकि वो घर तो आपका है ना मैम। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए मैम कि हमें लगता है बहुत ईजी, आज भी नेपाल से हर लाखों लोग इंडिया आते हैं और इंडिया से भी लाखों लोग जाते हैं। नेपाली इंसान एक बहुत अच्छा आदमी, नेपाली नागरिक, मैंने कभी दुनिया में ये नहीं देखा कि किसी नेपाली नागरिक ने दुनिया में आतंकवाद फैलाया हो। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई नेपाली बंदा शरीर में बॉम्ब लगा के उसने ब्लास्ट कराओ, ये मैंने नहीं देखा कभी भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज सपोज करो कि लाखों नेपाली लोग डेली हमारे 20 बॉर्डर से आते हैं, वो तो अच्छे लोग हैं, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे एंटी एलिमेंट्स भी आ सकते हैं ना मैम। आज के टाइम में कितना मुश्किल है नेपाल के अंदर कोई भी कार्ड वगैरह बनाना, नेपाल की नागरिकता लेना, जो पिछले गवर्नमेंट में करे थे, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा वीज़ा कांड हुआ था नेपाल के अंदर। तो बहुत सारे एंटी एलिमेंट्स लोग रहते हैं जो इसी, हमारे देश को नेपाली लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, हमारे देश को प्रॉब्लम है जो नेपाली लोगों की आइडेंटिटी यूज करके हमारे देश के अंदर आते हैं और देश में आतंकवाद फैलाते हैं, उनसे दिक्कत है मैम। तो कई बार क्या होता है कि इनकी वजह से अच्छे लोगों को भी भुगतना पड़ता है। सपोज आप भी रोड पर डेली जाते हो मैम, आपकी गाड़ी को पुलिस चेक करती है, आप टेररिस्ट थोड़ा ना हो, आप आतंकवादी नहीं हो, लेकिन फिर भी पुलिस बोलती है आप गाड़ी का सामान चेक करो। इसका मतलब आप आतंकवादी नहीं हो, लेकिन आतंकवादियों के दिल में डर बैठाना कि भाई हमारी सिक्योरिटी बहुत हाई है। तो इससे आम लोगों को कभी नाराज नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा कर रही है। अगर सपोज करो आपको चेकिंग करना बंद कर दें, बॉर्डर्स को कई बार बंद करना तो आतंकवादी तो डेली आ जाएंगे मैम। तो अगर धुरंधर की मैं बात करना चाहती हूँ, मैंने धुरंधर में भी जब देखा ड्रग्स का सप्लाई करने की केसेस में हो या फिर फेक करेंसी को देखो, इसमें नेपाल की नाम आ रही थी। नेपाल मैंने आपको बोला ना कि 2022 की किलिंग्स देखो आप, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ आप लाल मोहम्मद। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हमें नेपाल से इतने सारे खतरे हैं बॉर्डर्स ओपन होने के कारण, तो फिर भारत ऐसा कुछ क्यों नहीं करता कि हम हमारे तरीके से कुछ प्रिकॉशन ले ताकि हमें हमारी सुरक्षा बढ़ाए, बॉर्डर्स को सील कर दे, या कुछ तो एक अलग तरीके का सिस्टम बनाए ताकि हमारा बॉर्डर्स ओपन ना हो और इस तरीके की चीज़ें ना हो इंडिया में, तो हमें ब्लेम करना ना पड़े। यहाँ कहाँ पे गैप हो रहा है? नहीं मैम, किसने कहा कि हमें नेपाल से खतरा है? मैंने कहा कि नेपाल के अंदर जो एंटी एलिमेंट्स, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, मैं, हमें नेपाल से कभी खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। हमें खतरा है नेपाल के अंदर जो एंटी एलिमेंट्स लोग नेपाल के अंदर आ चुके हैं। आपको मैं ये बताऊं, शायद आज तारीख है 28 है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, आज से 10 दिन पहले नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी आदमी के पास $17,000 के साथ पकड़ा गया। वो कैसे? कब की बात कर रहे हैं? अभी 10 दिन पहले की बात है ये, आज से 10 दिन पहले, शायद मुझे नहीं पता कि नेपाल के न्यूज़ में कितना आया। एक आदमी के पास $17,000 के साथ नेपाल, पाकिस्तानी आदमी को नेपाल के एयरपोर्ट पर पकड़ा है। ये आदमी मैम, ये तो नेपाली नहीं है, इससे तो हमें खतरा नहीं था, इससे तो नेपाल को खतरा था ना मैम, तभी नेपाल में अरेस्ट किया गया इस आदमी को। तो इस तरीके की घटना में ये क्या पता साबित होता है कि नेपाल की सिक्योरिटी कमज़ोर है या फिर नेपाल इस तरीके के एक्टिविटीज़ में एक्टिवली कनेक्टेड है? मैम देखो, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स है, तभी आज तो के डेट में भी मैम, अभी तक, अभी देखो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो कर रही है मैम, 2 दिन के अंदर, महीना भर गवर्नमेंट को बना है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए 6 महीना 8 महीने के अंदर। अगर उसके बाद भी अगर कोई इस तरह के सिक्योरिटी लैब्स होती है तो हम बोलेंगे गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि मैम अगर हम आज इस गवर्नमेंट की अच्छी बात कर रहे हैं, हम तब तक अच्छी बात करेंगे जब तक गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी, दुनिया की वो कोई भी गवर्नमेंट हो मैम। जिस दिन वो गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करेगी, जितने अच्छे तरीके से हमने गवर्नमेंट की अच्छाई बताई, उसी तरीके से हम उस गवर्नमेंट की हर उस चीज़ को बताएंगे जो पब्लिक को जानना ज़रूरी है मैम। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे जब मैं नेपाल एंड भारत के रिलेशन के बारे में पढ़ रही थी। हर देश के करेंसीज जो होते हैं वो टाइम वाइज फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन नेपाल के केस में अगर देखा जाए तो बरसों से 1.6 चल रहा है। ये क्यों ऐसा? ये आगे भी नहीं बढ़ेगा क्या? मैम अच्छा है, आगे भी नहीं बढ़ना चाहिए। हम तो ये चाहेंगे मैम कि नेपाल की करेंसी और मजबूत होनी चाहिए मैम, बिल्कुल। बॉर्डर्स के बारे में फिर से मैं बात करना चाहती हूँ। आज के डेट में भी बहुत सारे खतरे हैं नेपाल एंड इंडिया के ओपन बॉर्डर्स के होने के कारण। तो अब जो नया सरकार बन रही है, इन चीज़ों में क्या कुछ नया सिस्टम आने वाला है? जैसे मैंने बहुत सारे
रील्स भी देख रही थी, वायरल जो स्टेटमेंट्स देख रही थी, जहाँ पे ये पासपोर्ट वीज़ा की बात भी हो रही है। फेक है मैम, एज अ प्रोपेगेंडा है मैम। ये कभी होगा नहीं, नहीं, नेपाल कभी और भारत नहीं के होगा, बीच में प्रोपेगेंडा है मैम। कारण और क्या हो सकता है, क्यों नहीं हम पासपोर्ट वीज़ा के थ्रू जा नहीं सकते? जैसे चाइना भी तो पड़ोसी देश है, लेकिन चाइना जाने के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल मैम, आप ये मुझे सोचिए, हज़ारों लोग आ रहे हैं मजदूरी करने, करेक्ट। आ रहे हैं ना मैम, हज़ारों लोग मजदूरी करने आ रहे हैं नेपाल से, इधर पर लोग जाते हैं। आप क्या चाहते हैं मैम? अब वो वीज़ा की लाइन में लग जाए बेचारे? तो एटलीस्ट हमें एक पहचान तो होगा ना कि ये मतलब इजी एक्सेस बना सकते हैं, जैसे पासपोर्ट वीज़ा बनाएं, वो पासपोर्ट वीज़ा दिखाएं और एक्सेसिबल बने। मैम उन लोगों से पूछो जो लोग विदेश, आज जो दुनिया में विदेश की यात्रा करते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम होती है वीज़ा लेने के अंदर। मैम उनसे पूछिए ना आप। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा एक ऐसे सिस्टम बने जो वीज़ा के लिए उतना प्रॉब्लम ना हो, अगर ये जेन्युइन लोग हैं तो। जैसे आप बोल रहे हो बहुत सारे पाकिस्तानी भी घुस रहे हैं नेपाल की तरफ से, बहुत सारे बांग्लादेशी या कोई भी ISI के लोग भी घुस रहे हैं। तो एक ऐसा सिस्टम बने जो नेपाली को इजीली एक्सेस हो पासपोर्ट वीज़ा के थ्रू, इंडियन को इजीली एक्सेस हो नेपाल पासपोर्ट वीज़ा के थ्रू, और ऐसा एक सुरक्षित बनाए, क्योंकि ये बॉर्डर इशू एक इशू नहीं है, एक देश के लिए इशू नहीं है, ये दोनों साइड के इश्यूज है। तो इसके लिए एक कुछ नया क्यों नहीं करते, क्योंकि इतने सारे बॉर्डर्स ओपन है। और अगर देखा जाए तो हम हर बार यही बोल रहे हैं कि नेपाल के थ्रू से आ रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई इंडिया में भी होगा जो उनको हेल्प कर रहे होंगे अंदर आने में, राइट? हाँ मैम, इससे अच्छा एक समाधान है मैम, आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपके देश के अंदर जो एंटी एलिमेंट्स हैं उनको सीधे निकालो, या तो उनको जेल या ऊपर मैम। जब आपके देश में कोई एंटी एलिमेंट्स ही नहीं है तो हमें भी दिक्कत नहीं है ना मैम। मेरी बात समझ रहे हैं? देश के अंदर, आपके देश में कोई भी एंटी एलिमेंट्स आदमी नहीं होना चाहिए जो आपके देश को नुकसान पहुंचा रहा हो या हमारे देश को नुकसान कराने की सोच रहा हो मैम। फिर कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है हमारे, तो हम तो कहेंगे हम बॉर्डर भी खोल देंगे मैम। जिस दिन हमें लगेगा कि चाहे नेपाल के अंदर ऐसा कोई भी एंटी एलिमेंट्स नहीं है जिससे नेपाल को भी खतरा है, जिससे हमें भी खतरा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बोला हमें प्रॉब्लम नहीं है नेपाली लोगों से, हमें प्रॉब्लम उन एंटी एलिमेंट्स लोगों से। आप चाहे वीज़ा बना लो, चाहे पासपोर्ट बना लो, जिसको आना होगा वो आएगा मैम, जिसको एंटर करना होगा। आप पूरा शायद मुझे मेरे हिसाब से 1700-1800 किलोमीटर का वो है मैम, नेपाल की और हमारी बाउंड्री लगती है 1700 कुछ किलोमीटर की बाउंड्री है मैम। क्या 1700 किलोमीटर की बाउंड्री में हम फौज लगा दें मैम? पासपोर्ट वीज़ा लगाएं? नहीं मैम, पासपोर्ट अंदर आने से पहले मैम क्या 1700 किलोमीटर में थोड़ा लगा सकता है एक आदमी फौज? कोई जंगल का रास्ता है, कोई नदी का रास्ता है मैम, जहां पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि धरातल ऐसा बना हुआ है, जमीनी हालात ऐसे हैं कि 1700 किलोमीटर पर हम कंटिन्यू फौज नहीं लगा सकते। आज के डेट में नेपाल में ऐसे ये एंटी एक्टिविटीज क्या क्या हो रहा है जो आपको पता है, जो शायद नेपाल इतना ध्यान ना दो? देखो आज के टाइम में नेपाल को क्या है मैम, सबसे पहले प्रोपेगेंडाओं से बचना, मिस इन्फॉर्मेशन से बचना। जो कौन दे इन्फॉर्मेशन, रहा है ये मिस इन्फॉर्मेशन? करोड़ों का बजट है ना मैम। अगर सपोज करो कि कोई कल KP ओली की दबा के तारीफ कर रहा है, तारीफ करने के पैसे मिल रहे हैं ना मैम, हजारों करोड़ों की फंडिंग हो रही है। तो ये फंडिंग्स बाहर से होती है? बाहर से ही फंडिंग हो रही है। और कहाँ से फंडिंग हो रही है मैम? नेपाली लोग थोड़ा ना फंडिंग देंगे। नेपाली लोगों को क्या मतलब KP ओली की तारीफ करवाने से? आज KP ओली का पूरा डिजिटल चल रहा है कि KP ओली ये, KP ओली वो, इलेक्शन में ये हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई राष्ट्र प्रेमी है ना मैम, कि KP ओली को सिर्फ फंसाया गया था, इलेक्शन में ऐसा हुआ था। कौन बोल रहा है? हजारों करोड़ की फंडिंग है ये तो फंड कौन? इन चीज़ों से बचना। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है वो इन्फॉर्मेशन कितनी सही है। आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन वॉर सबसे बड़ा खतरा है। ये सिर्फ नेपाल पब्लिक की नहीं है। इनोसेंट होती है, उनको कैसे पता चले कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, ये खाली प्रोपेगेंडा है? हम देश के बाकी लोग हैं वो, ताकि उनको बताएं। देश की इतनी बड़ी मीडिया है, देश की, क्योंकि अगर आज के डेट में डिजिटल दुनिया इतना मतलब गंभीर समस्या बन चुका है कि आप जो बोलोगे मैं बिना डबल चेक करे मैं वही वीडियो को मैं भी एज ए इन्फ्लुएंसर कॉपी पेस्ट तो बस करूंगी। इज अ मिस इन्फॉर्मेशन ना मैम। देखो दुनिया में क्या होता है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है, आपको सही और गलत में फ़र्क करना ही आप भूल जाओगे। सपोज करो कि एक ही इन्फॉर्मेशन को हजारों तरीके से बता दिया तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है मैम। ये बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर है मिस इन्फॉर्मेशन वॉर मैम। कि सपोज करो आज आप देखो कि नेपाल के अंदर कोई घटना हो रही है, या हिंदुस्तान में लोग झगड़ा कर रहे हैं, यार ये चीज़ तो ऐसा नहीं है, वो तो पासपोर्ट लगा रहा है, वो तो वीज़ा लगा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग यहाँ गालियाँ देना शुरू कर दिए गवर्नमेंट को। Exactly. यही मिस इन्फॉर्मेशन। आप जाके पता करो तो बालिन गवर्नमेंट बोलेगी यार हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपने बोला ओली गवर्नमेंट प्रो चाइना है, ये तो मैम नेपाल के लोगों से पूछो, ये तो मैं बोल रहा और हूँ। प्रो इंडिया पार्टी कौन सा है नेपाल? नहीं प्रो इंडिया नहीं मैम, हम चाहते हैं प्रो नेपाल, प्रो इंडिया नहीं, तो प्रो आप नेपाल। मानते हो कि आज के जो गवर्नमेंट है ये प्रो नेपाल मैम है? अभी तक जो इस टाइम तक है वो इस टाइम प्रो नेपाल है। हमें प्रो इंडिया नहीं चाहिए, हमें प्रो चाइना भी नहीं चाहिए मैम, हमें प्रो अमेरिका भी नहीं चाहिए, हमें प्रो नेपाल चाहिए बस।
अभी जो बॉर्डर्स पे नया सरकार ने नेपाल की तरफ से 100 रुपीज़ से ऊपर जो भी सामान लेंगे उसका कस्टम्स लगाने का जो इन्होंने नया नीति बनाया है, कैसे देख रहे हो आप इसको? मैम देखो एक्चुअली क्या है, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लगाया तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से बालिन शाह ने खुद ही डिसीजन ले लिया होगा। अपने आसपास के जो भी उनकी टीम होती है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं सबके सब, इस डिसीजन का क्या असर होगा, या मैं ये कह दूं कि यार ये डिसीजन एकदम से जल्दी ले लिया, ठीक है, ये मेरा सोचना है, वो क्या सोच रहे हैं सही तरीका क्या होता अगर मैंने ये कि अगर थोड़ा सा मतलब कि एक इतने अमाउंट पर सपोज करो हम धीरे धीरे लेके आते हैं कि यार चलो कोई 10,000 का सामान लेके आएगा, जब 10,000 के बाद धीरे धीरे पब्लिक को लगा, फिर हम उसको 5,000 में लेकर आ गए कि 5,000 का कोई सामान कर देगा, 5 साल का पंचवर्ष योजना, तो, हाँ मतलब कि धीरे धीरे आप किसी की गर्दन एकदम से मत दबा दो, है ना। लेकिन ये करने का उद्देश्य तो ये नहीं है ना कि वो भारत से टक्कर मार नहीं रहे नहीं, हैं। अरे नहीं मैम, इसका कोई उद्देश्य नहीं है भारत से टक्कर ले ले, ये कोई, मैंने आपको बोला कि इंडिया एक सुपर पावर देश है मैम, हिंदुस्तान। आजकल जब मैं ये इंसिडेंट को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जैसे मैं जब सर्वे कर रही थी तो बॉर्डर्स के साइड में क्या है, ये एक ही फैमिली के बेटी शायद नेपाल की तरफ हो या फिर बेटा इंडिया की तरफ हो, ऐसे रह रहे हैं। तो 100 के ऊपर का ये जो अभी नीति नया बनाया है, दोनों साइड में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं देख रही हूँ इंडियन जो बिजनेस पीपल है, जो शॉपकीपर्स हैं, उनको भी परेशानी हो रही है क्योंकि उन्होंने उसी हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित करके रखा था। आज के डेट में 100 रुपीज़ के केले लेने नहीं दे रहे हैं, तो इससे तो दोनों देशों का संबंध में तो थोड़ा खटपट तो आ ही रहा है। हाँ, नहीं मैम, पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है ना, अगर पब्लिक को प्रॉब्लम होगी तो डिसीजन भी चेंज करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई डिसीजन लगा दिया तो पत्थर की लकीर है मैम, उसका ग्राउंड पर क्या रिएक्शन होता है सरकार वो चीज़ देखती है। अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट को लगेगा, बालिन गवर्नमेंट को लगेगा कि यार नहीं इसका रिएक्शन पब्लिक के लिए ठीक नहीं है, पब्लिक नाराज तो डिसीजन चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कहीं ना कहीं मैं जब देख रही हूँ ये जो नीति बनाया है 100 रुपीज़ के ऊपर, ये शायद नेपाल के ही फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए, कि उनको अपने फार्मर्स को मार्केट देने के लिए ये सब नया नीति बनाया है। शायद नेपाली जनता थोड़े टाइम के बाद समझ में भी, मतलब ये चीज़ों को समझते भी होंगे, फिलहाल जो भी उनका नाराज़गी हो। अभी बात करना चाहती हूँ नेपाल के जियोपॉलिटिक्स में। अगर बालेन शाह जो नए सरकार बने, उनका नीति है नेपाल फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, उसी नीति में चल रहे हैं जैसे हमें देखने को आ रहा है 1 महीने के अंतराल। आपने देखा होगा 1 महीने में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस ले आए, कानून के हिसाब से भी अगर आप देखो, सिस्टम डिसिप्लिन में देखो, इन्होंने इतने सारे ऐसे चीज़ें कर रहे हैं कि वो शायद इंडिया में हम सोच भी नहीं सकते हैं। कैसे देखा आपने ये? तो 5 साल के बाद हम इस पर बात करेंगे, ये तो 1 महीना हुआ है मैम। नहीं तो अभी भी हम कुछ तो इवैल्यूएट कर सकते हैं, या फिर आप जैसे भविष्यवाणी करने में सबसे तेज हो, तो क्या लग रहा है ये कहाँ तक जा सकते हैं? नहीं मैम, देखो एक्चुअली कि बालेन शाह अच्छा काम करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि बालेन शाह अकेले कुछ कर सकते हैं। जब तक उनके सारे लीडर उनके साथ नहीं होंगे, दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर तब तक अच्छा काम नहीं कर सकता मैम। अब ये देखना है कि बालेन सरकार में जो भी उनकी मिनिस्ट्री में जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कल बालेन शाह के साथ खड़े रहते हैं या नहीं रहते हैं। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता दुनिया के अंदर में। आप सिर्फ बालेन शाह को देख रहे हैं, वो आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद पता चलेगा कि ये पार्टी कैसा काम कर रही है मैम। एक पीएम काम नहीं करता, ये पूरी की पूरी एक पार्टी काम करेगी मैम। रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो नेपाल में हर साल एक नया प्रधानमंत्री बनने का होड़ था। 20-30 साल पुराने ट्रैक को देखा जाए तो अभी 2/3 का सरकार बना है नेपाल में। आपको क्या लग रहा है कितना आगे जाएगा? मैम मैंने आपको यही बोला, वर्क के ऊपर डिपेंड करता है मैम। अभी तक 1 महीने के काम को इवैल्यूएट अच्छा काम है, 1 महीने का काम बहुत अच्छा है मैम। जैसे आपने क्या क्या चीजों को मूल्यांकन किया? हमने देखा कि यार एक प्राइम मिनिस्टर मैम आदमियों के बीच में, आज देखो सबसे बड़ा है कि पब्लिक से कनेक्ट होना। सपोज करो कि एक आदमी जिस दिन पब्लिक के बीच में जाना शुरू कर दिया, उसका पब्लिक की समस्या पता चल गई मैम, उसे इतनी बड़ी चैन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक पब्लिक के दर्द को समझ लेगा कि एक्चुअल में जो ग्राउंड पर लोग हैं धरातल में, वो क्या चाह रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं। फिर देश के किसी भी प्रधानमंत्री को मैम जरूरत नहीं है कि सर्वे कराने की इस देश के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं एक बंदे से मिल रहा हूँ ना मैम आज जाकर, तो मुझे एक बंदे से मिला, मुझे वहाँ का पता चल गया वहाँ का दुख क्या है, उस मोहल्ले में लोग कैसे रह रहे हैं। तो आपको अपनी पूरी फौज भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो एक प्राइम मिनिस्टर जब एक आम आदमी से कनेक्ट हो गया, अगर वो ऐसे ही रहता है, तो मैं ये कहूँगा कि ये सरकार 5 साल तो बहुत दूर की बात मैम, आने वाले टाइम में बहुत टाइम तक कभी चेंज नहीं होगी। अगर उन्होंने इस रूल को तोड़ा तो फिर मैम देखो कल तो कुछ भी हो सकता। अगर हम आज अच्छा ही बात कर रहे हैं, आज मैं इस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कल मैं आकर यही नेपाल की जनता को मैं बोलूँगा कि ये चीज़ सही नहीं है, पहले ये था। और जब तक अच्छी चीज़ होगी हम उसको 100% बताएंगे मैम। नया चीज़ मैंने देखा, नए सरकार ने जितने भी स्लम एरियाज जो सरकार के ज़मीन में जो बने हुए नए
ये जो पार्टी के हिसाब से दिया गया दिया था, बिल्कुल इसको definitely। हटाया गया, इसका बहुत तरीके से विरोध भी हो रहा है। दो पक्ष है वहाँ पे। एक सही पक्ष ये बोल रहे हैं कि हाँ ये सही किया, क्योंकि बहुत सारे नकली सुकुम्बासी भी वहाँ पे रहते थे जो टर्म से उनका। नहीं बिल्कुल मैम, होता ही है ना। देखिए अगर कोई वहाँ घर भर के रह रहा वो तो विरोध ही करेगा ना मैम। किसी का घर टूटा हो, चाहे आप कब्जे की दुकान, ये सब छोड़ दो मैम। आपको किसी ने खैरात में भी कुछ चीज़ दे दी, कल वो आपसे लोगे तो आप तो अगले के अगेंस्ट हो जाओगे, तो नाराज होगी एक पार्टी। तो जिनको हटाया गया है, जिनका वोट बैंक है, वो तो पीछे से आएंगे ही बैकफुट से। ये तो हर जगह है मैम। ये तो गृह मंत्री जो थे वहाँ के सुदन गुरुंग, जी मैम, 1 महीने भी नहीं हुआ था उनको जो भी उन पर एलिगेशन लगे मैम, बिल्कुल भट्ट के हिसाब से। आपने स्टडी किया? हाँ हम स्टडी किया मैम कि चीज़ें हैं। देखो वो तो नेपाल की एक आपकी CIB इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें। तो देन कि एक होम मिनिस्टर के पास शेयर उन्होंने खरीदे। शेयर मार्केट, सबसे बड़ी चीज़ कि मार्केट में आने से पहले उन्हें वो शेयर कैसे मिले। ऑलरेडी जो भी वो बिजनेसमैन भट्ट है उस पर पहले ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लगे हुए हैं। तो ये नेपाल का इन्वेस्टिगेशन है मैम, उनके अंदर की चीज़ें हैं। कल उनका कोर्ट में क्या मामला आता है, तो मुझे किसी भी देश के कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नेपाल की जनता के सामने उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, बाद में आपकी CIB इन्वेस्टिगेशन कर रही है मैम उस पर। एक सवाल, चिकन नेक से रिलेटेड नेपाल और भारत में कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्या स्टडी है मैम? ओनली नेपाल सिर्फ एक प्रॉक्सी के तौर पर, नेपाल को कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे चिकन नेक से मैम। जिन देशों को प्रॉब्लम है, चाहे बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए, बांग्लादेश को भी दिक्कत क्योंकि बांग्लादेश के पीछे भी ISI CIA, पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्योंकि नेपाल को दिक्कत नहीं है। नेपाल के कैसे उन लोगों को, जो मैं भी आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमें नेपाल से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत उस आदमी से है जो नेपाल की धरती में नेपाल का भी भला नहीं चाह रहा है, हिंदुस्तान का भी भला नहीं चाह रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम बहुत पहले से चल रही है मैम। और मैंने आपको बोला कि हिंदुस्तान बहुत पावरफुल देश है दुनिया का मैम। अगर नेपाल के ऐसे लोग ऐसे देशों के बहकावे में आते हैं तो सिर्फ अपना हित नहीं चाह रहे हैं मैम, उनका व्यक्तिगत नुकसान होगा उससे। ये हिंदू कन्वर्टेड क्रिश्चियनिटी जो एक चिकन नेक के साथ मिलके कुछ अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये जो मुझे स्टेटमेंट्स मिला था, इसमें कितना सच्चाई है या फिर ये मैंने आपको बोला कि ये तो मैम फॉरेन का प्रोपोगंडा है, कि विदेशों का प्रोपोगंडा है कि कैसे भी करके किसी भी देश को कैसे डिस्टर्ब किया जाता है। ये आपको दुनिया के हर देश में मिलेगा मैम। देश में छोड़ दो, मोहल्ले के अंदर मिलेंगे मैम। मोहल्ला भी छोड़ दो, आदमी को अपने घर में मिल जाते हैं मैम। आज के डेट में नया सरकार है, बालन शाह, आपने तो बहुत करीब से बहुत डीपली स्टडी किया है। अगर आपके तरफ से एक इंडियन नेबर कंट्री होने के नाते से कुछ सजेशन देना हो या फिर मैसेज देना हो? नहीं, देखो सजेशन तो हम क्या देंगे, एक मैसेज ही देंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है और नेपाल की जनता को इस टाइम प्रोपेगेंडाओं में नहीं आना। आपके पास दुनिया भर के मैसेजेस आएंगे, दुनिया भर के वीडियोस आएंगे, दुनिया भर के न्यूज़ आएंगे कि आपकी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, चीज़ें नहीं होनी है। नहीं, आपकी अभी सरकार बनी है, सरकार को अपना काम करने दो। आपको विदिन 6-7 महीने के अंदर, साल भर के अंदर रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, आपको अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर जनता विश्वास करती है तो यकीन मानो आपके प्रधानमंत्री वो हर काम कर कर दिखाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। नेपाल ये भी ब्लेम करता है कि नेपाल में जो हिंदू राष्ट्र था वो हटाने में भी RAW का हाथ। मैम वही चीज़ मैंने आपको बोला कि इससे पहले की गवर्नमेंट मैम। लेकिन अगर भारत इतना शक्तिशाली है तो अगर कल जाके नेपाल में फिर से हिंदू राष्ट्र लेके आना चाहते हैं तो क्या भारत इसको समर्थन? नहीं मैम, भारत हमारा तो हमेशा समर्थन है मैम। हम तो आज भी हिंदू राष्ट्र के लिए बिल्कुल 100% समर्थन है। कौन कहता है कि नहीं है समर्थन? नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? मैम बिल्कुल बनेगा मैम, जिस तरह से काम हो रहा है। मोनार्की आने का संभावना है नेपाल में? नहीं मैम, नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा, 100% बनेगा, जिस हिसाब से नेपाल की गवर्नमेंट काम कर रही है। मैंने अभी भी बोला मैम कि आप अपने प्रेजेंट गवर्नमेंट को, अपने प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ काम करने दो, उनके ऊपर विश्वास रखो तो आपको रिजल्ट नजर आएगा मैम। लास्ट में अगेन मैंने आपको पहले भी पूछा, जो मुझे कन्विंसिंग जवाब नहीं मिला आपसे, मैं फिर से आपको ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि नेपाल के जनता को जो ये जितने भी एक्टिविटीज़ जो चल रही है नेपाल में, क्या कुछ है खतरा जो ये नज़रअंदाज कर रहे हैं? देखो, नेपाल को सबसे पहले चीज़ कि नेपाल की जनता को उन देशों से खतरा है जो देश आपके देश के अंदर धर्म के नाम पर पैसा बांट रहे हैं मैम, जगह जगह पर, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के अंदर हो। मुझसे ज़्यादा नेपाल के लोगों को पता होगा कि नेपाल की एकता को कैसे तोड़ने में लगे हैं कुछ बाहर के देश। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, आप इसके तहत तक जाओ। एक तो छोटा सा मोहरा था कि 10 दिन पहले आपके त्रिभुवन एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी आदमी के पास $17,000, एक बहुत पीनट्स है। ऐसे हज़ारों लोग हैं। ऐसे लोगों को बाहर निकालो जो आपके देश के अंदर रहकर आपके देश को
तोड़ रहे हैं, आपके देश के अंदर हिंसा करा रहे हैं, आपके देश को कभी भी पावरफुल नहीं बनने दे रहे हैं, उन लोगों को ढूंढने हैं मैम नेपाल के अंदर। नेपाल में मुस्लिम्स जो कम्युनिटी है, मतलब ये थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक पे जा रहे हैं हम। जैसे इंडिया का समझ में आता है कि मुस्लिम्स कम्युनिटी का जो भी हमारा रहा हो मुगल्स के टाइम से, नेपाल में मुस्लिम्स कम्युनिटी क्या सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं या फिर पाकिस्तान से आए हैं? ये इनका ओरिजिनलिटी कहाँ हो सकता है? देखो, सभी हम तो नहीं कह सकते हैं कि सभी मुस्लिम, ऐसा नहीं होता कि सभी मुस्लिम बुरे हैं। इनके बीच के अंदर जो एंटी एलिमेंट्स लोग हैं, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि हर आदमी बुरा नहीं होता। मैं इनकी आड़ के अंदर, नेपाल के अंदर जो धार्मिक हिंसा फैला रहे हैं, आप सिर्फ एंटी एलिमेंट्स को ढूंढो मैम। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम किसी धर्म के ऊपर नहीं जाते, क्योंकि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंग करता हूँ। मैं तो बाद में पता चला मुझे बाहर निकलने के बाद कि धर्म भी कुछ होते हैं, ठीक है। तो हम किसी धर्म के ऊपर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ देश की बात करेंगे। पता चल रहा है, हाल ही में पता चल रही है कि धर्म एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। हाँ, तो मैम हम पॉलिटिक्स पर बात ही नहीं करेंगे मैम, हम तो सिर्फ देश के ऊपर बात करेंगे, बस देश की बात। बाकी जो गलत है वो दुनिया में किसी भी धर्म का हो, वो मानवता के खिलाफ है मैम। बस अमेरिका नेपाल को कैसे देख रहा है आज के डेट में? मैम वो तो नेपाल की जनता हमसे ज़्यादा जानती है मैम। जो लोग रह रहे हैं, जो लोग आज यूएस से फंड ले रहे हैं, जो आज यूएस के लिए काम कर रहे हैं, वो तो नेपाल की जनता हमसे ज़्यादा जानती है मैम। चाइना कैसे देख रही है? मैम चाइना देख तो लिया मैम, केपी ओली की गवर्नमेंट को देख लिया ना। शायद नई सरकार को कैसे देख रही है चाइना? मैम बिल्कुल, अभी भी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। क्या उनका उद्देश्य क्या होगा चाइना का? मैम चाइना बोलता है, पहली चीज़ तो बोलता है कि तिब्बत वाले मैटर में आप बात ही मत करो। चाइना का पहला चीज़ है कि तिब्बत के मैटर में बात ही नहीं करें। एक्टिविटीज हो रहा है नेपाल में? क्यों मैम, अगर आपने आपके होम मिनिस्टर ने रिजाइन दिया है, उससे एक हफ्ते पहले आपके नेपाल में चाइना के राजदूत एक सीक्रेट मीटिंग करी है आपके होम मिनिस्टर के साथ। इससे कनेक्टेड है उनका वो उनको तो पता ही होगा मैम क्या मीटिंग हुई। उस कमरे में मैं नहीं था। और आपको एक चीज़ और, अभी कुछ दिन पहले, 2 या 4 दिन पहले, एक सीक्रेट डिप्लोमेट आके चाइना के नेपाल में किसी से उन्होंने मीटिंग करी है। अगर आपको मीटिंग करनी हो तो आप ओपनली मीटिंग करो। तो नेपाल की जनता जिनसे मीटिंग करी वो जानते होंगे मैम कि क्या मीटिंग्स हुई हैं। आप ये कहना चाहते हो कि चाइना के जो राजदूत के साथ मीटिंग हुई थी होम मिनिस्टर, उसके कुछ दिन के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा? अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो कनेक्टिंग है, नहीं, मैं ये रिलेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैम। लेकिन उनके राजदूत ने मीटिंग करी और उन्होंने बोला कि आप तिब्बत वाले मामले में हस्तक्षेप ना करो। ये पॉइंट हमारे परसेप्शन हुआ ना, इसके कारण उनका रेजिग्नेशन देना। मैंने तो नहीं कहा कि उनके कारण दिया, मैंने बोला सिर्फ मीटिंग करी है मैम। मीटिंग करने के बाद दबाव बनाया नेपाल के ऊपर कि आप तिब्बत वाले मामले में हस्तक्षेप ना करें। ये होम मिनिस्टर के ऊपर दबाव गया था। मैंने नहीं कहा कि उन्होंने इस रीजन से रिजाइन दिया, मेरा काम था इंफॉर्मेशन देना मैम। नेपाल इतना छोटा राष्ट्र हम बोलते हैं, उतना इकोनॉमिकली चैलेंजिंग कंट्री भी है। बहुत सारे चीज़ों में अगर हम देखें तो वो अपने तरीके से अपने स्टाइल में जी रहा है। तो ये सारे शक्तिशाली देश का इंटरेस्ट नेपाल की तरफ इतना क्यों है? अमेरिका देखो या फिर रशिया देखो, चाइना, इंडिया, हर कंट्री को नेपाल अगर हम इस पर बात करेंगे तो इस पर तो मुझे लगता है कि 2-4-10 दिन लग जाएंगे। पब्लिक को इतना समझ में ही नहीं आएगा मैम कि क्या दुनिया की जियोपॉलिटिक्स होती है, क्यों अमेरिका को इतना इंटरेस्ट है नेपाल के ऊपर, क्यों ब्रिटेन को इंटरेस्ट है, क्यों चाइना को इंटरेस्ट है। इस तो बहुत लंबा जियोपॉलिटिक्स को समझाने में ही अगर हम समझाएंगे तो समझा भी नहीं पाएंगे चीज़ों को। मेरा कंक्लूजन, जो मेरा स्टडी था नेपाल के बारे में, ये नया सरकार आने के बाद मैंने जो देखा, जैसे गृह मंत्री ने विद इन 20 या 25 डेज में रिजाइन दिया, उससे ये साबित होता है कि इनका इंटेंशन गलत नहीं है। क्योंकि कोई भी गृह मंत्री एक कोई इल्ज़ाम के ही कारण रिजाइन नहीं देते। आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो जिस तरीके से जो इंटेंट ने उन्होंने इमीडिएटली जो रिजाइन दिया, इससे जनता को ये समझ में आता है कि उनका कोई पावर से लेना देना नहीं है। ये विशुद्ध काम करने के लिए आए हैं। शायद तो नेपाल की जनता को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, काम देखना चाहिए, पॉजिटिवली लेना चाहिए, अच्छी चीज़ों को अच्छा भी बोलना चाहिए। बैलेंस सरकार जब से नेपाल में आए हैं, नया सरकार बनके, उन्होंने बहुत सारे अच्छे नीति बनाए हैं। जैसे आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड व्हेन आई सॉ डिसिप्लिन की बात हो रही है। ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनके कर्मचारी कभी अपने सीट्स में नहीं होते। इन्होंने एक 9 to 5 का एग्जैक्ट डिजिटल टाइमिंग रखा है। वो बहुत प्रशंसनीय काम है। शायद जनता को ये समझना चाहिए। अभी बहुत अर्ली है कि किसी भी चीज़ों को नेगेटिव करने के लिए। ये जो सुकुम्बासी के लिए भी जो भी ये एक्टिविटी हो रहा है, जो फेक सुकुम्बासी एंड ओरिजिनल सुकुम्बासी को वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, शायद इसको भी प्रशंसनीय काम है।
विरोध नहीं होना चाहिए। बालिन सरकार के ये अभी बॉर्डर के साइड को भी नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए, जो ये मेरा राय नहीं है। मैंने बोल दिया ना मैम कि आप और भारत को भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि इट्स टू अर्ली मैम फॉर भारत देखता ही नहीं मैम। आप भारत की तरफ से कोई भी क्या न्यूज़ देख रहे हैं? भारत ने तो कुछ बोला ही नहीं है नेपाल में। आप बालिन गवर्नमेंट जब से बनी है, क्या इंडिया का कोई स्टेटमेंट आया मैम? इंडिया का कोई भी स्टेटमेंट भी नहीं आया। और बहुत पॉजिटिव मैम स्टेटमेंट आया था। आपको लोगों को ये भी नहीं पता कि बहुत सारे जयशंकर जी लोगों को का। मैम कि हमारे राम मंदिर से लेकर जहाँ माँ सीता का मंदिर है, रेलवे लाइन बन रही है मैम, है ना मैम। और एक चीज़ है मैम, देखो नेपाल के अंदर एक अच्छी सरकार आई है। मैं तो कई टाइम से सोच रहा था, मैं हिंदू राजपूत हूँ, मतलब दर्शन करने जा रहा हूँ पशुपति जी के, तो मैं नेपाल की जनता को ये बोलूँगा भाई मैं दर्शन करने आऊँगा, मैं कोई स्पाई के लिए नहीं आ रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा हूँ, भगवान के दर्शन करने आऊँगा सिर्फ। आपका मैंने एक स्टेटमेंट देखा था जहाँ पे आपने बोला है कि नेपाल में आपको ISI का खतरा है। मैम केपी ओली गवर्नमेंट में अभी नहीं मैम। आज के डेट में आप मैम निश्चित बिल्कुल जा रहे निश्चित, हैं ना? लेकिन जा रहा हूँ सिर्फ भगवान के दर्शन करने जाऊँगा मैम, है ना। कि ऐसा नहीं है कि हम लोग स्पाई करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, एक दर्शन करके वापस अपने देश आएंगे मैम। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। Thank you, उसके बाद thank you. आपके साथ ये पॉडकास्ट बहुत टाइम से पेंडिंग था। अंत में आपका कोई सुझाव? नहीं मैम, थैंक यू मैम, बिल्कुल। और हमेशा एक ही चीज़ कि चाहे वो नेपाल के लोग हों या दुनिया के कोई भी लोग हों, हमेशा अपने देश के साथ खड़े रहें, क्योंकि देश सबसे ऊपर मैम। थैंक यू। करेक्ट।